तो आज हम चल रहे हैं आर के नारायण के बनाए उस खास शहर की तरफ, मालगुडी। हाँ, मालगुडी। एक ऐसी जगह जो है तो काल्पनिक पर लगती बिल्कुल असली है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ किताब नहीं बल्कि मालगुडी डेज के ऑडियो बुक अनुभव पर बात करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी ऑडियो सफर को देखती है कि भाई मालगुडी की गलियां, वो पहाड़, नदी सुनने में कैसा लगता है। और हमारा मकसद ये समझना कि इन कहानियों का जादू क्या है और ये ऑडियो वाला फॉर्मेट उसे और कैसे निखारता है। देखिए, मालगुडी ना भारत का एक छोटा सा आईना है, परंपरा भी और थोड़ी आधुनिकता भी। सही। और नारायण का जो लिखने का स्टाइल है, मतलब इतना सरल पर बातें गहरी, थोड़ा मजाक, थोड़ी इंसानियत। हाँ, वो सादगी कमाल की है। और ऑडियो बुक, जैसा आपने कहा, वो इस माहौल को और महसूस कराती है। सोचिए, एक अच्छा नैरेटर। स्रोत में अनुज दत्ता का नाम था शायद। हाँ, उनका जिक्र है। जब वो अपनी आवाज से किरदारों को जिंदा करते हैं तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाता है। बिल्कुल। ये वही कहानियां हैं जो आम जिंदगी की खास बातें दिखाती हैं। और स्रोत भी यही कहता है कि सुनने वाले को लगता है जैसे वो मालगुडी मार्केट रोड पर है या इमली के पेड़ के नीचे। तो फिर सीधा कहानियों में चलें। हाँ, क्यों नहीं। पहली कहानी, एक ज्योतिषी का दिन। एक ऐसा ज्योतिषी जो मतलब ज्ञान से ज्यादा अंदाजे और हाजिर जवाबी से काम चलाता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प किरदार है। मुझे ये अच्छा लगा कि कैसे वो दिन भर छोटी मोटी भविष्यवाणियां करता रहता है। और यहीं से नारायण की खूबी दिखती है। वो साधारण से दिखने वाले लोगों के अंदर की बातें सामने लाते हैं। ये ज्योतिषी कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, बस अपना गुजारा कर रहा है, जैसे हम सब करते हैं। सही। वो हालात के हिसाब से ढल गया है। बिल्कुल। जीने के लिए लोग कैसे मुखौटे पहनते हैं और वो कितने नाजुक होते हैं, ये दिखाता है। और वो नाजुक मुखौटा तब हिलता है जब एक शाम गुरु नायक नाम का आदमी आता है। हाँ, वो मोड़ है कहानी का। जानकारी कहती है कि ऑडियो बुक में नरेटर यहाँ तनाव को बहुत अच्छे से पकड़ता है, आवाज का उतार चढ़ाव। बिल्कुल, वो सुनने वाले को बांध लेता है, क्योंकि उस ग्राहक का सवाल ज्योतिषी के अपने अतीत से जुड़ा है। एक अंधेरे अतीत से। हाँ, वो पल है जहाँ कहानी एकदम गहरी हो जाती है। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये भाग्य, अतीत, कर्मफल, इन सब बड़े सवालों को छूती है, बहुत ही सहज तरीके से, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं। ऑडियो बुक में वो आवाज का ठहराव या तनाव उस ज्योतिषी की घबराहट को महसूस कराता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ सुनते नहीं, आप किरदार की हालत को समझते हैं, महसूस करते हैं। यही नारायण के किरदारों की खासियत है। वो हम जैसे हैं, कमियों के साथ। सही कहा, न फरिश्ते न शैतान, बस इंसान। इसी इंसानियत का एक और रंग, वो कहानी जो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, ए हॉर्स एंड टू गोट्स। हाँ, मुनि और वो अमेरिकन टूरिस्ट। एक तरफ गरीब बकरी चराने वाला मुनि, दूसरी तरफ वो अमेरिकी। इनके बीच जो होता है वो हंसाता भी है और थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करता है। जानकारी इसे कहती है, संस्कृतियों का हास्यप्रद लेकिन मार्मिक टकराव। बिल्कुल सही शब्द है। बात सिर्फ भाषा की नहीं है। मुनि तमिल बोल रहा है, अमेरिकी अंग्रेजी। हाँ, वो तो है ही। असल मुद्दा है दो अलग अलग दुनियाओं का। मुनि के लिए वो घोड़े की मूर्ति रोज की चीज है, चिंता है बकरियों की। और अमेरिकी के लिए वो एक एंटीक है, इतिहास का टुकड़ा। एग्जैक्टली। ऑडियो में जब ये बातचीत सुनते हैं तो वो गलतफहमी और ज्यादा साफ समझ आती है। आप दोनों की आवाजों में उनकी अपनी अपनी दुनिया का वजन महसूस कर सकते हैं। और अंत में होता क्या है, दोनों अपनी अपनी कहते रहते हैं। एक सौदा भी हो जाता है। हाँ, पर समझ किसी को कुछ नहीं आता। ये गलतफहमी जितनी मजेदार है उतनी ही उदास भी करती है कहीं ना कहीं। वो दिखा रहे हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच, पूरब और पश्चिम के बीच कितनी बड़ी खाई है। हाँ, ये तो है, दो अलग नजरिए। ऑडियो बुक में नरेटर अगर दोनों की आवाजों में फर्क लाए, मुनि की थोड़ी देहाती, अमेरिकी की थोड़ी कॉन्फिडेंट, तो ये टकराव और भी जबरदस्त लगता है। श्लोक में कुछ और कहानियों का भी जिक्र है, जैसे अंधा कुत्ता। ओह हाँ, वो बहुत मार्मिक कहानी है। एक अंधे भिखारी और उसके कुत्ते की वफादारी भी है और इंसान का लालच भी। जानकारी कहती है कि ऑडियो बुक का भावनात्मक वर्णन, खासकर कुत्ते के नजरिए से, वो कहानी की ट्रेजेडी को और गहरा कर देता है। ये कहानी करुणा और स्वार्थ के बीच का वो पतला सा धागा पकड़ती है। कुत्ते की वफादारी और भिखारी का उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, ये दिखाता है कि जरूरत और लालच इंसान को कहाँ ले जा सकते हैं। सुनने में ये और ज्यादा असर करती होगी क्योंकि आवाज सीधी दिल पे लगती है। फिर स्वामी इन फ्रेंड्स की दुनिया की झलक भी है। स्वामी, वो तो आइकॉनिक है। स्कूल का वो शरारती लड़का, उसकी मासूमियत, स्कूल का डर, दोस्त,
बचपन याद आ जाता है। स्रोत कहता है कि ऑडियो बुक में जब नरेटर स्वामी की आवाज में बोलता है तो वो बचपना जैसे जिंदा उठता है। स्वामी तो मालगुडी का प्रतीक है, थोड़ा नासमझ, थोड़ा शरारती, पर दिल का साफ। हाँ, उसकी कहानियां उस जमाने के समाज, स्कूल सिस्टम, बड़े होने की मुश्किलों को दिखाती हैं। बहुत भोलेपन से। हाँ, और ऑडियो में वो मासूमियत अच्छे से कैप्चर हो सकती है। एक और प्यारी कहानी है गुमशुदा डाक। हाँ, पोस्टमैन थनप्पा की, जो अपने फर्ज और इंसानियत के बीच फंस जाता है। वो चिट्ठी वाली बात है ना? हाँ, वो एक जरूरी चिट्ठी रोकता है ताकि एक परिवार की खुशी बच जाए। स्रोत कहता है कि नैरेटर की नर्म आवाज थनप्पा की कश्मकश को उभारती है। ये कहानी दिखाती है कि नियम जरूरी है या इंसानियत। एक नैतिक दुविधा। मालगुडी जैसे छोटे शहर में, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी बातें होती होंगी। ऑडियो में थनप्पा की आवाज की वो नरमी, वो गर्म जोशी, सुनने वाले को उसके फैसले से जोड़ती है। और फिर है ईश्वरन, वो छात्र जो बार बार फेल होता है। हाँ, लेकिन फिर जिंदगी उसे बदल देती है। बिल्कुल, ये कहानी हार न मानने और खुद को बदलने की हिम्मत देती है। स्रोत कहता है कि नैरेटर का स्वर यहाँ किरदार की निराशा से उम्मीद तक का सफर दिखाता है। ईश्वरन की कहानी में एक उम्मीद है, ये बताती है कि दूसरा मौका हमेशा होता है और इंसान अपनी कमियों से ऊपर उठ सकता है। मालगुडी के किरदारों में ये चीज बार बार दिखती है, ये जुझारूपन। ऑडियो इस बदलाव को, आवाज में आते कॉन्फिडेंस को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। तो इन सब कहानियों को एक साथ देखें तो मालगुडी का एक पूरा कैनवस बनता है। हाँ, किरदारों का एक भरा पूरा संसार, और इस कैनवस पर कुछ रंग बहुत गहरे हैं। जैसे इंसान का स्वभाव, लालच, दया, डर, संघर्ष, सब कुछ है। फिर वो परंपरा और आधुनिकता की हल्की सी खींचतान जो लगभग हर कहानी में दिखती है। और वो समुदाय वाली बात, लोग जुड़े हुए एक दूसरे से। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर नारायण का वो खास अंदाज, हल्का सा व्यंग, जिसमें कड़वाहट नहीं, एक मुस्कान है। हाँ, वो समाज की कमियों पर उंगली रखते हैं, पर बहुत प्यार से। और जानकारी के मुताबिक ऑडियो बुक का नरेटर इन सब चीजों को और असरदार बनाता है। हाँ, एक अच्छा नरेटर सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो उन शब्दों के पीछे के एहसास को, माहौल को, उस हल्के से व्यंग को आवाज देता है, जो शायद सिर्फ पढ़ने में उतना महसूस ना हो। सही। ऑडियो बुक अनुभव पर थोड़ी और बात करते हैं। नरेटर का रोल कितना जरूरी हो जाता है यहाँ? बहुत ज्यादा। स्रोत अनुज दत्ता जैसे नरेटर्स का जिक्र करता है, जिनकी आवाज मालगुडी को जैसे आंखों के सामने ले आती है। लगता है उनकी आवाज की लय नारायण की सरल भाषा से एकदम मेल खाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आवाज कहानी के मूड से मैच करे। जैसे हम खुद मालगुडी की किसी खली में खड़े होकर सुन रहे हों। और ऑडियो एक बहुत पर्सनल मीडियम है, ये आपकी कल्पना को जगाता है। अगर हम इसकी तुलना उस मशहूर टीवी सीरीज से करें, शंकरनाग वाली। हाँ, 80 के दशक की, वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन दोनों का फर्क साफ है। टीवी ने मालगुडी को एक चेहरा दिया, हाँ, विजुअल रूप दिया, पर ऑडियो बुक सुनने वाले की कल्पना पर निर्भर है। आप अपने मन में मालगुडी बनाते हैं। इससे एक ज्यादा गहरा रिश्ता बनता है कहानी से। और इसकी लंबाई भी, स्रोत कहता है लगभग 6 से 8 घंटे। ये ठीक है? हाँ, मतलब बहुत लंबा भी नहीं, छोटी कहानियों के लिए सही है। जो शायद पूरा नॉवेल सुनने का वक्त न निकाल पाए, उनके लिए अच्छा है। इसका समय है। ज्यादातर कहानियां 1930 से 1950 के दशक की हैं। भारत बदल रहा था। ऑडियो बुक उस जमाने की धीमी रफ्तार, बैलगाड़ियों वाली दुनिया दिखाती है। और साथ ही बदलाव की आहट भी। रेडियो, पश्चिमी टूरिस्ट। बिल्कुल। आर.के. नारायण का नाम तो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के बड़े नामों में आता है, मुल्क राजानंद, राजा राव के साथ। हाँ, वो उस पहली पीढ़ी के लेखक थे। पर मालगुडी की बात कुछ अलग है ना? अलग इसलिए कि मालगुडी है तो दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर, पर उसकी अपील यूनिवर्सल है। सही। वो किसी भी छोटे शहर का प्रतीक बन जाता है जो अपनी जड़ों को पकड़े हुए बदल रहा है। यही वजह है कि जैसा स्रोत में कहा गया है, ये कहानियां बाहर के लोगों को भी अपनी सी लगती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार ये कहानियां इंसानों की हैं, उनकी उम्मीदों की, उनके डर की, उनके रोज के संघर्षों की। तो मालगुडी डेज की ये ऑडियो बुक यात्रा हमें यही दिखाती है कि कैसे साधारण जिंदगी में बहुत गहराई छुपी होती है। नैरेटर की आवाज उन कहानियों में एक गर्मी, एक समझ भर देती है, चाहे वो चालाक ज्योतिषी हो, शरारती स्वामी हो या भोला मुनि। हाँ। तो इसका निचोड़ क्या है? ये इंसान का स्वभाव का एक उत्सव है, उसकी अच्छाई, बुराई, मासूमियत, चालाकी, सबका, जिसे नारायण ने बड़े प्यार और हल्के फुल्के अंदाज में परोसा है। और इसकी गूंज आज भी है। स्रोत बताता है कि क्रिटिक्स ने हमेशा इसकी सादगी में छिपी गहराई की तारीफ की है। और वो टीवी सीरीज, उसने तो इसे घर घर पहुंचा दिया। हाँ, वो बहुत बड़ी हिट थी।
आज भी ये कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये भारतीय साहित्य का एक जरूरी हिस्सा है, अटूट हिस्सा। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि मालगुडी हर उस छोटे शहर का आईना हो सकता है जो बदल रहा है। तो क्या आज भी हम अपने आसपास, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में वैसे ही किरदार, वैसे ही कश्मकश नहीं देखते? परंपरा और आधुनिकता के बीच की। हाँ, सीधे सच्चे लोग और दुनियादारी के बीच की। ये सोचने वाली बात है। शायद यही वो चीज है जो हमें आज भी मालगुडी से जोड़ती है, और जिसे इन कहानियों को सुनने या पढ़ने के बाद और खोजा जा सकता है।